हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साटिया एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। ओके, कम टू इंडेक्स 3A स्टार्ट करते हैं, डिमांड एनालिसिस। कम टू पेज नंबर 17। कम टू यस यस यस, डिमांड एनालिसिस है ना। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांड में क्या चीज़ें पढ़ेंगे? मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, उसके शेड्यूल्स हो गए एंड reasons justifying downward sloping demand curve and types of demands, assumptions and exceptions। ठीक है, तो हम लोग ये शॉर्ट में ये चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे। ये सिर्फ रिविजनरी पर्पस के लिए है स्टूडेंट्स। हाँ, तो क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, हमारा एग्ज़ाम है, तो हम क्या करेंगे? इसमें सिर्फ रिविजन्स करेंगे। क्या करेंगे? रिविजन करेंगे। ठीक है, और एकदम शॉर्ट से शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ताकि आजकल क्या होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो रहता है ना, तो लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग पहले उसका मीनिंग ही पढ़ते हैं। ठीक है, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, पेज नंबर 17 पे। हाँ, मीनिंग ऑफ डिमांड। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर, है ना, कोई चीज़ की चाहत। डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। क्या होता है? एक तो चाहत, विच इज़ बेग्ड बाय अ विलिंगनेस, और उसको पाने की चाहत भी रहना। एक तो चाहत कि कोई चीज़ की चाहत है, और ऊपर से क्या? विलिंगनेस कि हाँ मुझे चाहिए वो चीज़, एंड एबिलिटी टू पे। देखो, मैं थोड़ा सा इसमें बोलती हूँ, मतलब औकात भी होना चाहिए, है ना। आज मैं बोलूँगी कि मुझे रोल्स रॉय चाहिए, हाँ मुझे बेंटली चाहिए। भाई, मेरी औकात है क्या वो ख़रीदने की? अगर मेरी औकात भी है और मुझे वो चाहिए भी, और मुझे, तो मैं उस चीज़ को क्या बोलूँगी कि वो डिमांड है। क्या है वो? डिमांड उसको कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर मतलब उसके खरीदने की, जैसे बोलूँ ना, मैंने बोला ना कि मतलब हाँ, पर खरीदने का ये कि मतलब अपने जेब में है कि नहीं है पैसे। अब बार बार औकात तो नहीं बोल सकती, हमारे पास जेब में पैसे है कि नहीं है उस चीज़ को खरीदने के। हमें चाहिए तो टेलीविज़न, है ना, तो देन इट विल बी सिंपली अ डिज़ायर, नॉट अ डिमांड, है ना। अगर हमारे पास हमारी औकात नहीं खरीदने की, तो उसको सिर्फ डिज़ायर बोलेंगे, उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसी डायरेक्टली देखो फॉर्मूले पे देखो। दस, डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर। ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे, है ना। तीन चीज़ होती है, डिज़ायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। ठीक है, ये अगर हम लोग ना ये मीनिंग अपने ओन वर्ड में लिख दिया, और ये फॉर्मूला क्या है? तीन ही चीज़ें, डिज़ायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग कवर होगा। डिमांड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये मीनिंग को कोट करना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या बोलता है? The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price। ठीक है, thus the following are the features of demand। features of demand क्या है? demand is a relative concept। demand is essentially expressed with reference to time and price। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कम है। एक सेकेंड ना, डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड अभी आता है डिमांड शेड्यूल पे आते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल पे आते हैं। डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। हमें सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझना है। बाकी मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर क्या होता है, मतलब है कि एक पर्सन का भी अगर हमने सर्वे किया, दूसरे पर्सन का सर्वे किया, थर्ड पर्सन का सर्वे किया, है ना, और तीनों का मिला के जो हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, है ना, जिसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसी को मार्केट शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या बोलते हैं? Individual demand is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time। क्या होता है? कितना वो खरीद रहा है ना, कितना वो इंडिविजुअल डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड, कितना क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है एट अ गिवन प्राइस, मतलब जो प्राइस दिया हुआ है, और एट अ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो, जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? टेबुलर बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of a commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time। क्या बोल रहा मालूम है क्या?
कि देखो प्राइस दिया हुआ है 10 रुपये था, तो वो सामने वाला बंदा कितना ख़रीद रहा था, है ना। टेबल में देखो, हाँ टेबल में 10 रुपये था तो कितना ख़रीद रहा था। जब प्राइस फॉल हुआ 8 रुपये हुआ तो कितना ख़रीद रहा है, 6 हुआ तो कितना ख़रीद रहा है, 4 हुआ तो कितना ख़रीद रहा है, 2 हुआ तो कितना ख़रीद रहा है। तो हम लोग देखो ना, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वो बंदा क्या कर रहा है, ज़्यादा ख़रीद रहा है ना, ज़्यादा वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है। पहले 1 किलो ख़रीदता था, फिर अब 2 किलो ख़रीद रहा है, फिर 3 किलो ख़रीद रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वो ज़्यादा केजीज़ खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। उसी का ही नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जो टेबल में लिखा, मतलब पूरा लॉ ऑफ डिमांड ना यही है। पूरा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यही है। क्या है, जो अपना ये ना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो हम लोग ने ये जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसी का ही एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, उसी का देखो ये मैप बना दिया गया है। क्या है, मैप बना दिया गया है। तो बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम मैप क्या होता है, मैप हम लोग को समझ में नहीं आता, मैप कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, हम लोग को मालूम है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस वही बना देना है। और ये अपना जो अपना वर्टिकल होता है, वर्टिकल पे प्राइस, वर्टिकल मतलब जो खड़ा है उस पर प्राइस को कोट कर देना है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या करना है, क्वांटिटी डिमांडेड लिख देना है ना। तो वही देखो 10 के ऊपर कितना खरीद रहा, 1 खरीद रहा, 8 पे कितना खरीद रहा, 2 खरीद रहा, बस उसको लाइन कर देना है, समझा। और ये जो लास्ट में अपने जो पॉइंट्स निकलते हैं वो पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देंगे तो डिमांड कर्व निकल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है ना, मैं इस चीज़ को अगर आप लोग को चार्ट बना के रहेगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें आप लोगों को मैं ये चार्ट बनाना सिखा दूंगी, ठीक है, कि कैसा होता है। बस ये कर्व देख लेना कि कैसे है। बस ये टेबल को ही ना हमने क्या किया, ये जो हम लोग का टेबल है ना, यही टेबल को ना हम लोग ने ये कर्व के फॉर्म में, ये क्या बोलते हैं, चार्ट के फॉर्म में बस बनाया है। मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड कुछ नहीं होता, सेम मार्केट डिमांड इज़ अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, बस टोटल वर्ड लिख देना है। ऊपर क्या डिमांड फॉर अ कमोडिटी था, यहाँ पे क्या था, टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल दी कंज्यूमर्स, है ना। जितने भी कंज्यूमर मिल के कितना खरीद रहे हैं और कितने पैसे पे, इतने पैसे पे कितना खरीद रहे, सारे कंज्यूमर का बस टोटल होता है। उसी को क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेम अगर आपने इंडिविजुअल कर लिया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट डिमांड भी तुमको आ जाएगा। और देखो यहाँ पे कितना है, सेम शेड्यूल देखो, इन लोग का शेड्यूल पे चलो आते हैं। जब 10 रुपये था तो एक कंज्यूमर ए है ना, देखो हम लोग ये टेबल पे आए, हाँ ठीक है, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल में। इसमें क्या बोल रहा है कि जब 10 रुपया था तो कंज्यूमर ए 5 किलो खरीद रहा था, कंज्यूमर बी 10 किलो खरीद रहा था, कंज्यूमर सी 15 किलो खरीद रहा था, मतलब 15 केजीज। जब 8 रुपीज़ हुआ, प्राइस फॉल हुआ, तो कंज्यूमर ए कितना बाय कर रहा था, 10 केजी, कंज्यूमर बी कितना 15 केजी, कंज्यूमर सी 20 केजी। और उसी का ए प्लस बी प्लस सी का कितना क्वांटिटी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, उसी को टोटल हो गया। ये 30 कहाँ से आया है, देखो ए कितना 5 + 10 + 15 कितना हो गया 30। यही डिमांड को अपना खुद से भी कर सकते, ए कितना डिमांड करा, बी कितना डिमांड करा। बस हाँ इतना ध्यान देना है कि प्राइस फॉल हो रहा है ना 10 to 8, 8 to 6, तो हमारा जो डिमांड है ना, क्वांटिटी डिमांड है, वो इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब अगर हमने 5 कोट किया तो 6 कर दो चाहिए, बट उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, दैट्स इट। उसी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस से हमारा मार्केट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये आप यकीन मानो एग्जाम में पूछता है। मार्केट डिमांड क्या कुछ, ये देखो 2 to 10 क्या हो गया, प्राइस कोड किया वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली क्या किया, ये लोग ने क्वांटिटी डिमांडेड को बस कर दिया। ये देखो टोटल कितना था 30, जब 10 रुपया था, है ना, जब 10 रुपये प्राइस था तो देखो 20 के आगे, है ना, देखो 20 के आगे ये 30 रुपये, 30 केजी क्या किया, खरीदा, समझे। जब 8 रुपीज़ हुआ तो कितना 40 के आगे, 40 का यहाँ पे कितना दिया हुआ अपने को 45 ना, तो इससे 40 पे उन लोग ने ये आया क्या, नहीं 40 के थोड़ा आगे 45 उसने क्या किया, परचेज़ किया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यही हम लोग क्या करेंगे, मार्केट डिमांड कर्व के अंदर मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व सेम हूँ बहू क्या है, इंडिविजुअल का है, बस उसके फिगर्स थोड़े से अलग है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, रीजंस जस्टिफाइंग, है ना, जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एस फॉलोज, है ना। क्या बोल रहा है कि हमारा जो ये है डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड क्यों फॉल होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड क्यों फॉल होता है, उसका रीज़न क्या है ना। रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने ना वीडियो अपलोड करके रखा है, आप हमारे ये चैनल पे देख लेंगे। वैसे भी ज़्यादा वीडियोस अभी तक हमने अपलोड नहीं किया, उसके अंदर है, आपको इजीली मिल जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड क्या है, इनकम इफेक्ट। थर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ मल्टीपर्पज़ यूज़। फिफ्थ न्यू कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या बोलता है,
we have seen that marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of a commodity and vice versa, है ना. Therefore a consumer tends to buy more when price falls and vice versa. This implies that demand curve is downward sloping. क्या बोलता है मैडम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जैसे जैसे तुम कमोडिटी कंज्यूम करोगे ना तो तुम्हारी यूटिलिटी उस प्रोडक्ट में, उस चीज़ में ना तुम्हारी यूटिलिटी कम होती जाती है ना. यही रीज़न है कि हमारा डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है. इनकम इफेक्ट क्या बोलता है ना. अगर कोई भी चीज़ का प्राइस कम होता है, क्या होता है, कोई भी चीज़ की प्राइस कम होती है ना, तो क्या होता है, अगर जैसे मैं 100 रुपये था, है ना, 100 रुपये था, तो 100 रुपये में ना मैं पहले 2 किलो प्याज खरीदती थी. क्या करती थी, 2 किलो प्याज खरीदती थी. आज जब प्राइस का मतलब 50 रुपीज़ था, है ना, आज जब प्राइस 20 रुपीज़ हो गया है पर केजी अनियन के प्राइसेस, है ना, तो क्या हो गया, मैं आज वही 100 रुपीज़ में मैं क्या कर रही हूँ, 5 केजी खरीद रही हूँ. क्या खरीद रही हूँ, 5 केजी. उसी को क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, है ना, जब अपना क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का पैसा कम हो रहा है, भाव कम हो रहा है, तो परचेजिंग मतलब जो रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, जैसे मेरा जो 100 रुपये था, ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज. मेरा रियल वो जो 100 रुपये की क्या होती है, उसकी इनकम की वो क्या हो रही है, उसका परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, विच एनेबल हिम्स टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी. उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा खरीद पा रही हूँ. दिस इज नॉन एज इनकम इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज, क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है, मतलब टी एंड कॉफ़ी सबसे बेस्ट एग्जांपल है. क्या है, टी एंड कॉफ़ी क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है. हमें उससे ज़्यादा जाना भी नहीं है. ऐसे बहुत सारे सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं. खैर अभी फ़िलहाल अभी जैसा कॉम्प्लान और बॉर्नविटा, ठीक है, ये 2 कंपनीज़ है ना, तो ये सब ये क्या है, हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स है. When the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased. This is known as substitution effect. क्या बोलता है कि अगर हमारी कोई एक चीज़ का, है ना, अगर मेरे कोई एक कमोडिटी का प्राइस राइज, अगर जैसे मेरे टी का प्राइस राइज हो रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर कॉफ़ी ज़्यादा खरीदेंगे. क्या करेंगे, क्यों, कॉफ़ी का प्राइस अभी भी क्या स्टैगनेंट है, मतलब कॉन्स्टेंट, अभी तक बढ़ा नहीं है. तो क्या करेंगे लोग, कॉफ़ी ज़्यादा परचेज़ करेंगे. ये एक रीज़न है. थर्ड क्या बोलता है, मल्टीपर्पज़ गुड्स, multi-purpose uses. When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price and fall with a rise in its price. क्या बोलता है, ऐसी कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ जिसका बहुत सारा यूज़ है, जैसे अनियन हो गया. हम लोग क्यों अनियन के टाइम पे जब प्राइस, क्योंकि वो सब्ज़ी में भी यूज़ होता है, नॉनवेज बनाना है, हर चीज़ में अनियन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है. उसका क्या है, मल्टीपर्पज़ यूज़ है. तो जैसे ही अनियन के प्राइजेस फॉल होते हैं, आलू के प्राइजेस फॉल होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, भर भर के ख़रीद लेते हैं. हम लोग कुछ सोचते हैं क्या, नहीं सोचते हैं, है ना. तो यही चीज़ है. और एट द सेम टाइम अगर कोई और चीज़ का प्राइस, जैसे नमक का प्राइस कितना कम होगा, तो क्या हम लोग का 10 किलो ला के रख देंगे, नहीं भाई, जितना यूज़ है, मंथली यूज़ है, मैक्सिमम चल 2 महीने का जो यूज़ है, मंथली यूज़ ही बोल दो, 2 महीने का यूज़, उतना ही हम स्टोर करके रख सकते हैं. और उसमें भी कितना, क्या ज़्यादा डालने लगेंगे, नहीं ना, उतना ही यूज़ करेंगे जितना ज़रूरत है. ठीक है. तो मल्टीपर्पज़ यूज़ के अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है. इसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. न्यू कंज्यूमर्स, when the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity. Thus total demand for commodity increases with a fall in price. अभी जैसे देखो ना, सेल वेल लगा रहता है, जैसे अभी देखो अपन लोग सब मिडिल क्लास के लोग, अपन क्या जो सुनते हैं, मतलब जो होंगे हाई क्लास वाले, बट एक होता है ना, जैसे मिडिल क्लास वालों का एग्जांपल दे रही हूँ. तो जैसे मॉल्स में क्या होता है, ऑफर्स लगते हैं, है ना, ऑफर्स लगते हैं. वो चीज़ जो हम पहले अफोर्ड नहीं कर सकते, आज वो फ्लैट 50% पे मिलता है, 50% ऑफ पे, 70% ऑफ पे. तो क्या होता है, आज हम वो चीज़ अफोर्ड करने लगते हैं. ठीक है. क्यों, क्योंकि आज हमारी मतलब आज हम उसको ख़रीदने की वो रख सकते हैं. ठीक है, कि आज हम लोग वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स खरीदे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने लगते हैं. ठीक है. तो वही चीज़ बोल रहा है कि जैसे अगर कोई चीज़ का प्राइस कम होता है ना, तो क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ नहीं भी खरीदते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, या हमारा जेब उतना ज़्यादा नहीं होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि ठीक है हम उतना अफोर्ड कर सकें, बट क्या है, ऑफ़र में लगता है तो हम वो चीज़ों को ख़रीद लेते हैं. तो न्यू कंज्यूमर भी क्या हो जाते हैं, वो न्यू क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ अफोर्ड द कमोडिटी. ठीक है. अब क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ डिमांड. क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ डिमांड. डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड. ठीक है. ये 5 क्या है हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड. क्या बोलते हैं,
ठीक है, कॉम्पिटिटिव डिमांड। यहाँ देखो सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, जब भी आप पेपर लिखो ना, इकोनॉमिक्स ना सिर्फ लोगों ने हवा बना के रखा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। मैं बोलती हूँ ना कि ये कितना ईजी है। टाइप्स ऑफ डिमांड, आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, कितनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ डिमांड बस एरो मार्क करो, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड, बस ऐसे प्रेजेंट कर दो। एग्जामिनर देखेगा कितना इंप्रेस हो जाएगा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, स्टूडेंट्स नोज एवरीथिंग। वो आगे उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एकदम इन डिटेल आपका अंदर बैठ के पढ़ते रहता है, समझा। उसने सिर्फ इतना देखा, वो इंप्रेस हो जाएगा, वो आपको ना बोलेगा ठीक है चल, अंदर देखेगा थोड़ा बहुत, बट वो तुमको उसके हिसाब से मार्क्स दे देगा, समझे। अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो तो प्लीज़ ये चार्ट बनाना याद से, टाइप्स ऑफ डिमांड। इन केस में मैं ना जैसे अगर हम लोग कोई ऐसा कर रहे हैं, मतलब मैं जो बच्चे अंडर प्रिपेयर्ड है ना, और उन्हें इतना खास पेपर में नहीं आता, तो मैं उनको भी ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर डिमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप मीनिंग डेफिनेशन कोट कर लेना, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ डिमांड्स वगैरह ये सब चार्ट वगैरह भी बनाना। तो यहाँ पे देखो फालतू बकवास ठोक के आने से अच्छा है कि ये रेलेवेंट चीज़ें आप लोग ठोक लेना, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड क्या बताया, इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। जैसे हमें जो चीज़ की ज़रूरत है और हम वो चीज़ खरीद रहे हैं, दस इट इज़ द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कपड़े की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है ना, ये मतलब रूटीन में हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे क्या बोलते हैं, direct demand. Indirect demand is also known as derived demand. It refers to demand for goods which are needed for further production. It is the demand for producers goods, hence the factors of production have indirect or derived demand, है ना। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब क्या है, मैं कोई वर्कर्स को हायर कर रही हूँ, है ना। तो कोई वर्कर को हायर कर, जैसे ऊपर का एग्जाम्पल में क्या था, क्लॉथ और शुगर का। अभी क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड, मतलब क्या, मैं एक इंडस्ट्री, मैं एक ओनर हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मेरी एक फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री है, वहाँ पर मुझे वर्कर्स को क्या करना है, डिप्लॉय करना है, क्या करना है वहाँ पर डिप्लॉय करना है। तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड। क्या बोलेंगे उसे, इनडायरेक्ट डिमांड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, एग्जाम्पल जैसा है, इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स, हैंस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डेराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज अ डेराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। Complementary and joint demand. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single one, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel. अभी तुम कार खरीद लिए, बिना फ्यूल के चलेगा क्या, हाँ। और तुमने फ्यूल खरीद लिया, अरे भाई कहाँ भर के यूज़ करेगा, हाँ, कहाँ रखेगा। तो ऐसा मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसका दो चीज़ का साथ में रहेगा तो ही हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए और कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ हो गए, तो ये सब चीज़ें ना, ये कुछ टर्म्स है, काफ़ी बेसिक टर्म्स है। अगर आप एक बार सुन भी लोगे तो आपको याद हो जाएगा, और बार बार इस चीज़ को देखते रहने का ना, तो चीज़ें क्या हो जाती है, याद हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड, the demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for a several uses such as light, fan, washing machine etc. composite demand मतलब एक चीज़, एक प्रोडक्ट जिसका मल्टी यूज़ है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, composite डिमांड बोलते हैं। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे होता है, फैन, लाइट, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, है ना, सब चीज़ों के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो ये क्या हो गया मेरा composite डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, है ना। क्या है, इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी, ये क्या है हमारा कॉम्पोजिट डिमांड है। जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट गुड्स है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड। सब्सटीट्यूट गुड्स को कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ डिमांड, ये तो ट्राई वो है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना। डिमांड, द डिमांड फॉर गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि डिमांड कितना है ना, मतलब डिमांड कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा डिमांड बढ़ भी सकता है, हमारा डिमांड कम भी हो सकता है। मतलब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन तो देख लेते हैं, बुक में भी देख लेते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये आंसर बताना क्या चाहता है। तो पहले क्वेश्चन को समझो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसी चीज़ जो
डिटरमाइन करती है कि डिमांड ज़्यादा होगा कि डिमांड कम होगा, ठीक है। प्राइस, सीधी सी बात है ना, कोई चीज़ का प्राइस, आज हम लोग बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड गुड्स क्यों नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। तो प्राइस डिसाइड करती है कि वो चीज़ हम डिमांड करें कि नहीं करें, है ना। तो कॉमन सेंस है। सेकंड क्या बोलता है, इनकम। अरे भाई अपनी औकात, है ना, अपनी औकात कितनी है। अगर आज हम लोग 20-25,000 के सैलरी में है तो हमारी, सीधी सी बात है, हमारे डिमांड का एक लेवल होगा। अगर हमारी सैलरी 50,000 के रेंज में, तो हमारे डिमांड थोड़ा सा अप होगा, है ना, चीज़ों का। अगर हमारी सैलरी 1 लाख का है ना, तो हमारा क्या होगा, हमारे अलग लेवल का डिमांड होगा, ठीक है। तो एक इनकम भी डिसाइड करता है कि वो इंसान का क्या रहेगा, समझा ना, कि वो मतलब वो इनकम भी डिसाइड करता है कि वो बंदा कितना डिमांड कर सकता है, क्या क्या चीज़ों का डिमांड कर सकता है, ठीक है। प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ये चीज़ मैंने आपको बोला, क्या बोला, कि अगर जैसे कि टी का प्राइस है ना, टी का प्राइस हो गया, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूँगी, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाऊँगी, है ना। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मैं ये बता रही, थोड़ा बहुत, और वो देखो, फिर अगर कोई इंसान सिर्फ चाय का एडिक्टेड है तो उसके लिए तो मैटर नहीं करता, वो सब एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। बट एक बात बता रही हूँ, है ना, कि जैसे अभी शक्कर की प्राइस बहुत ज़्यादा, शुगर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अपन क्या करेंगे, गुड़ के पर जैगरी पे क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे चीज़ें का। अगर एक्सट्रीम बढ़ा तो, है ना, तो वही चीज़ बोला जाता है प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। अभी एक बात बताओ, पेट्रोल जिस कदर बढ़ते जा रहे, आप मुझे बताओ कि इंसान कार खरीदने का सोचेगा, या कार है भी, अगर उसे दूसरी तीसरी कार खरीदना है तो वो इंसान सोचेगा, जिस कदर प्राइसेस बढ़ते जा रहे पेट्रोल के। हाँ, वही एट दिस सेम टाइम जैसा सऊदी और दुबई में क्या हो गया, प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस की क्या ही कीमत है। हाँ, आज हमारे वहाँ 106 चल रहा है, और वहाँ पर तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है, बट वहाँ पे भी वैसे ही होता है, 10 रुपये लीटर, 15 रुपये, 13 रुपये लीटर मिलता है। सोचो ना, इसलिए तो उनके पास लैम्बोर्गिनी होती, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है। अरे जो दुनिया में लॉन्च होती है सबसे पहले उधर के शेख लोग सब खरीद के रख लेते हैं ना, क्योंकि जबकि वो कार्स कितना कम एवरेज देती हैं, कितना कम, बट वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस, फ्यूल के प्राइजेस ही कितने कम है। आज हम लोग मतलब इंडियंस जाएंगे गाड़ी खरीदने से पहले, तो पहले 10 बार सोचेंगे कि वो एवरेज कितना देती है ना। अनलेस एंड अनटिल कोई भाई अलग ही क्लास उसका है, या उसका इनकम अलग है ना, वो अफोर्ड कर सकता है, तो उनकी बात अलग है। आज हम नॉर्मल मिडिल क्लास वाले लोग कोई भी जाते हैं गाड़ी लेने के लिए, तो उसका एवरेज चेक करते हैं ना। तो वो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रहता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का नेचर क्या है। अभी जैसे इसमें ना क्या एग्जांपल दिया, आप लोग रीड कर लेना, मैं आपको ना एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें क्या बोला मालूम है, कि जैसे एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है ना, वो रोज़ मेडिसिन उसको खाना कंपलसरी है, उसके लिए क्या ही मैटर करता है, कि क्या ही मैटर करेगा कि प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, उसे तो दवा खाना ही खाना है ना, एनीवेज हर हाल में उसको दवा खाना है, तो उसके लिए मैटर नहीं करता है प्राइस आप बढ़ाओ प्राइस कम करो। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, ये भी बड़ा वो है कि जनरली क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, और क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है ना। तो जनरली क्या होता है, अपनी इंडिया जैसी कंट्री में प्राइसेस कुछ चीज़ों के कम होते फिर भी डिमांड ज़्यादा होता है, तो लोग बोलते रहेंगे ओह लॉ ऑफ डिमांड कहाँ इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। भैया अभी पॉपुलेशन ही इतना भर के पॉपुलेशन है कि लोग खरीदेंगे ना, एक एक भी खरीदेंगे तो ज़्यादा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर, मतलब डिटर्मिनेंट्स में आता है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइस, ये तो मतलब ये र्यूमर्स, हाँ, इसके बारे में इसमें क्या बताता है, र्यूमर्स की बात करता है। क्या र्यूमर्स के अब एक बात होता है, कांदे के प्राइस बढ़ने वाले, हाँ कांदे के प्राइस बढ़ने वाले, बस इतना पब्लिक ने सुन लिया तो मम्मियाँ तो अपना पूरा बोलते हैं ना, गोनी के गोनी खरीद के रख लेती हैं। क्या होता है ये 7 पॉइंट वही बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, है ना। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस। अभी क्या बोलता है कि अगर उसको मालूम है कि फ्यूचर में कम होने वाला तो वो अभी से कम खरीदेगा, ठीक है। और सिमिलरली इफ़ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है फ्यूचर में, ही विल बाय मोर इन प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। जो भी प्राइस चल रहा है ना, फिर वो ये नहीं देखेगा कि प्राइस कम हो रहा है या प्राइस बढ़ रहा है, सेम प्राइस जो चल रहा है प्रिवेलिंग प्राइस पे ही वो क्या करेगा, भर भर के खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि फ्यूचर में क्या कर सकता है, प्राइजेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। Advertisement, sales promotion schemes and effective salesmanships tend to change the preference of the consumers and lead to demand for many products, for example cosmetics and toothbrush.
मतलब क्या मैं कॉस्मेटिक्स का तो तुम बोल सकते हो, लड़कियां इस कदर पागल होती हैं ना, उनको इतना कुछ समझ में नहीं आता है। सीरियसली उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग एडवर्टीजमेंट देखती है, फिर वो प्राइस भी नहीं देखती हैं और ख़रीद के रख लेती हैं। टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन, है ना जी, सीधी सी बात है। अभी देखो एक चीज़ है कि फ़ैशन, अगर मार्केट में फ़ैशन चल रहा है तो फिर वो मतलब जो जिस फैशन में इन है तो वो क्या है, प्राइजेस उसके ज़्यादा ही होंगे और लोग ख़रीदते हैं, वो हाई प्राइजेस पे भी लोग ख़रीदते हैं, है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है। देखो ये अजम्पशन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात चल रही है ना। अजम्पशन मतलब जहाँ पर सब लॉ ऑफ डिमांड के फेवर में, मतलब द अजम्पशन तो फेवर में नहीं, जो हम लोग अज्यूम करते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ़ अ कंज्यूमर्स लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स और कंज्यूम टी। अभी जैसे मैंने बोला ना सब्सिट्यूट गुड्स में कि टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अभी जैसे हम जैसे लोग हैं ना, हम टी भी पीते हैं, हम कॉफ़ी भी पीते हैं, तो हम जैसे लोग क्या होंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट जो लोग एडिक्टेड है चाय के, है ना, जैसे मेरी फैमिली हो गई, तो मेरी मम्मी पापा हो गए, इन लोगों को क्या है, वो लोग को चाय ही चाहिए, हर हाल में चाय चाहिए, वो लोग ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टेस्ट, इट्स अबाउट टेस्ट। अगर टेस्ट वो लोग चेंज नहीं करेंगे तो आप प्राइस कितना भी बढ़े तो हम चाय ही खरीदेंगे, वो लोग चाय खरीदेंगे, और हम जैसे लोग क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पे। ठीक है, तो ये बताते क्या डिटरमाइन करता है, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। ठीक है, लेवल ऑफ टैक्सेशन, है ना। अभी क्या होता है, अगर जैसा हाई कोई भी चीज़ पर हाई टैक्स होगा तो लोग क्या करेंगे, कम वो चीज़ को कंज्यूम करेंगे, और जिस पे लो टैक्स रहेगा उस पर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड। क्या होता है, कोई भी हाई टैक्स रहेगा तो वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को कम डिमांड करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अदर भी फैक्टर्स है, खैर वो सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू गाइस। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और लॉ ऑफ डिमांड एंड अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू सो मच।